बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको बुक एक शेयर किया अभी ग्रुप में। तो उस ग्रुप में आप बुक को डाउनलोड करें और पेज नंबर 13 को ओपन करें। या आज हम देखते हैं कि कोड क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद हम ने पढ़ा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारे ह्यूमन के ज़्यादा करीब होती हैं, जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो मशीन के ज़्यादा करीब होती हैं। और फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस की डिफरेंट हमने देखे, नेम पढ़े। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं और कौन कौन सी हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, तो उनको यूज़ करना इजी क्यों है ये भी हमने पढ़ा था। अब बात कुछ इस तरह से है कि जो कंप्यूटर है उसकी बाय नेचर जो लैंग्वेज है, वो नेचुरल लैंग्वेज जो है वो है बाइनरी लैंग्वेज 0-1, यानी कि मशीन लैंग्वेज। लेकिन हमने जो कोड किया है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड किया है, वो जो है वो सी के अंदर कोड किया है, C++ के अंदर कोड किया है। लेकिन कंप्यूटर इसको C और C++ को नहीं जानता कि ये क्या है। इसमें जो कोड लिखा हो वो उसको भी नहीं जानता कि वो क्या है। लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम फॉलो करते हुए कोड को लिखा था। लेकिन ये कोड ट्रांसलेट किया जाता होता है हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। जो ट्रांसलेटर्स हम डिफरेंट टाइप्स के यूज़ करते हैं, जो कि आपके जो लिखा हुआ कोड है उसको मशीन को समझाना होता है कि ये क्या लिखा हुआ था और इसका फंक्शन क्या है। बस आज का टॉपिक हमारा यही है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड कौन से हो सकते हैं और फिर जो है इस कोड को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और डिफरेंट जो ट्रांसलेटर्स वो कौन कौन से हो सकते हैं। पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ। अच्छा, मेरे पास देखिए पेज नंबर 13 है। मैं अब आपको यहीं से पढ़ाया करूँगा। ये बुक एक तो इजी है और यहाँ से आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज़ जो है, एमसीक्यूज़ टाइप अगर ऑनलाइन पेपर होते हैं तो एमसीक्यूज़ टाइप पेपर यहीं पे आ जाएगा, यहीं से आएगा। अगर फिज़िकल एग्ज़ाम होता है तो फिर आपको थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में उसमें भी ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे वही प्रॉब्लम्स आपके पेपर में भी आएंगी। तो देखते हैं टाइप ऑफ कोड कौन कौन से हो सकते हैं। एक होता है सोर्स कोड, एक होता है ऑब्जेक्ट कोड। मैंने अभी आपको बताया कि जो कंप्यूटर जो समझता है वो है बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि 0-1 की लैंग्वेज। बाइनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है 2, 0 एंड 1। तो कंप्यूटर जस्ट एक डिजिटल मशीन है तो जस्ट 0 और 1 को अंडरस्टैंड करती है। 1 का मतलब है ऑन बिट और 0 का मतलब है ऑफ बिट। तो कोड दो किस्म के होते हैं, एक सोर्स कोड होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट कोड होता है। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड ऐसा कोड होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, वो सोर्स कोड होता है। अब सोर्स कोड को हमें कैसे पता चलेगा ये सोर्स कोड है? यार जो आप लोग प्रोग्राम, जो मैंने आपको भी एग्जांपल्स दी थी होमवर्क के तौर पे, टास्क के तौर पे, तो आप लोगों ने जो कोड लिखा था, जो C++ का कोड लिखा था या सी का जो कोड लिखते हैं वो सोर्स कोड कहलाता होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा हुआ है, द प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज़ द सोर्स कोड एंड द सोर्स कोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम भी इसको बोलते होते हैं। एंड द कंपाइलर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस। ज़ाहिर बात है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हाई लेवल लैंग्वेज का कोड जो कंप्यूटर नहीं समझ सकता तो वो कौन से वाली कोड समझना होता है? इसने ऑब्जेक्ट कोड समझना होता है। अच्छा, सोर्स कोड अभी मैंने आपको बताया, दोबारा से रिवाइज करता हूँ। सोर्स कोड ऐसा कोड होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है और कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऐसा कोड जो कि ट्रांसलेटेड होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। सोर्स कोड को मशीन को समझाने के लिए या कंप्यूटर को समझाने के लिए जो कोड ट्रांसलेट कर देते होते हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, यानी कि मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो उसको हम बोलते होते हैं सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, सॉरी। इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग और मशीन कोड भी इसको बोलते होते हैं। और ये क्या है, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आइएगा, डिफरेंस बिटवीन द सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा सुनाता हूँ। सोर्स कोड इज रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट कोड कौन सा होता है? लो लेवल लैंग्वेज। जो ट्रांसलेटेड कोड होता है ये हम लिखते नहीं है, ये खुद ब खुद ट्रांसलेट हो जाता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो इसका लिखना बहुत मुश्किल होता है। 0-1 की लैंग्वेज हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? तो एक प्रोग्राम जो हमने कुछ लिखा है उस कोड को अगर हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम
सी आउट लिखेंगे, सी आउट, और उसके सामने कुछ भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट कोड में अगर आप किसी चीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर ये लिखा जा सकता है, इट इज़ पॉसिबल बट, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और कंप्यूटर जो है इसको ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, ये क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रांसलेटेड होता है, इसलिए कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर जाता है, ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज में होता है। सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सोर्स कोड इज इजी टू मॉडिफाई, इसमें चेंज करना आसान होता है, लेकिन इसके जो ऑब्जेक्ट कोड इसको इसमें चेंज करना मुश्किल होता है। चलें अगेन, प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। हम जो कोड लिखते होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, वो किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, और उस लैंग्वेज का कोई ना कोई ट्रांसलेटर होता है जो कि उसको ट्रांसलेट करके लो लेवल लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट करता है। क्यों कन्वर्ट करते हैं? ताकि मशीन उसको समझ सके और जो हमने इसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके ऊपर अमल किया जा सके। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से लिखा होगा। हाँ जी, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को जस्ट अंडरस्टैंड कर सकता होता है। एक मिनट, सॉरी, मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए। हाँ जी, मेरे पास स्क्रीन आ रही है लैंग्वेज प्रोसेसर्स की। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से है कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं ताकि एक मशीन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, जिसके अंदर 3 किस्म के ट्रांसलेटर्स होते हैं। वो 3 किस्म के ट्रांसलेटर्स कौन से हो सकते हैं? वो हो सकता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अब मैं समझने की बात कुछ ये है कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या हो सकता है और असेंबलर क्या होता है। हालांकि ये तीनों के तीनों जो हैं वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ही हैं, ये तीनों लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट करते हैं। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है उसको लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते होते हैं। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है कंपाइलर। कंपाइलर क्या काम करे? कंपाइलर है क्या चीज़? अभी जो हम यूज़ करते होते हैं ना, आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं ट्रांसलेटर कोई भी, वो कंपाइलर ही होता है। लेकिन कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर का काम कुछ ये होता है कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है उसको ट्रांसलेट कर दे लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। हाँ जी, ये तो इंटरप्रेटर और असेंबलर भी करता है, लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है फिर? Compiler is a translator that translate the high level language code into the low level या machine language के अंदर ट्रांसलेट करता है, लेकिन एज अ होल ट्रांसलेट करता है। अब एज अ होल से क्या मुराद है कि जितना भी ट्रांसलेटर्स, सॉरी एक मिनट जी, तो एज अ होल से मुराद ये है कि आपके पूरे का पूरा जो कोड है, जितना भी आपने सी लैंग्वेज के अंदर या C++ के या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा वो सारे के सारा ट्रांसलेट हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज के अंदर एज अ होल। अगर हम यहाँ पढ़ें तो यहाँ भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज एज अ होल। एज अ होल से मुराद है पूरा का पूरा कोड, जितनी 10, 12, 15 लाइनों या 20 लाइनों का जो भी लिखा हुआ सारे का सारा कोड ट्रांसलेट हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज में। प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम। तो पहले भी हम पढ़ के हैं, सोर्स कोड जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो लिखा होता है कोड वो सोर्स कोड होता है, उसका सोर्स प्रोग्राम भी बोलते होते हैं। ये तो गया कंपाइलर। अब इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है, जिस तरह कंपाइलर है ये इसी तरह, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करता होता है। जो कंपाइलर था वो एज अ होल उसने ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन जो इंटरप्रेटर है ये स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, पहली लाइन से उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर तीसरी लाइन को, फिर चौथी लाइन को, और जितनी भी लाइनें हैं उनको बारी बारी ट्रांसलेट करिए। एज अ होल ट्रांसलेट नहीं कर रहा, ये स्टेप बाय स्टेप या 1 बाय 1 जो है वो कोड को ट्रांसलेट किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कंपाइलर की निस्बत जो इंटरप्रेटर होता है ये स्लो होता है, और दूसरा ये है कि ये जो इंटरप्रेटर होता है ये जहाँ जिस लाइन में एरर आ जाएगा वहाँ पे ये स्टॉप कर जाएगा, वहाँ पे ये रुक जाएगा, और रुकने के बाद क्या करेगा, उस लाइन का एरर जो है वो ठीक करवाएगा और फिर उसको ट्रांसलेट कर देगा। अभी आप जो कोड लिखते हैं जो कंपाइलर में, वो आपने देखा होगा कि जो कोड आप कंपाइलर में लिख लेते हैं और उसको जब ट्रांसलेट करते हैं वो पूरा ट्रांसलेट होने के बाद आपको जितनी भी एरर्स होते हैं वो सारे एरर्स को लिस्ट की वो शो कर देता है कि ये एरर्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और इन एरर्स को जो है वो ठीक किया जा सकता है, ठीक करें। तो वो आप ठीक करते हैं और उसको फिर से ट्रांसलेट करते हैं, तो वो आपका कोड जो है वो चल जाता है या रन हो जाता है, जो उसका आउटपुट जो रिज़ल्ट वो आपको शो हो जाता है। लेकिन
इंटरप्रेटर ऐसा काम नहीं करता। इंटरप्रेटर क्या करता है, जिस लाइन के अंदर एरर आ जाता है वहाँ पे वो स्टॉप करेगा और स्टॉप करने के बाद उसके एरर को ठीक करवाएगा उस लाइन के अंदर और फिर अगली लाइन को ट्रांसलेट करेगा। अगर उसके अंदर एरर है तो वहाँ पे उतनी देर नहीं आगे ट्रांसलेट करेगा जितनी देर उस लाइन के एरर को आपको दुरुस्त नहीं कर लेंगे। तो बिल्कुल यही लिखा हुआ है इंटरप्रेटर के अंदर। इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट अ वन टाइम। मतलब एक वक्त में एक स्टेटमेंट या एक लाइन को जो वो ट्रांसलेट कर रहा होता है, इट कैन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट करेगा, इससे पहले कि वो अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट, प्रोग्राम के अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे। तो ये डायरेक्टली सोर्स कोड को ट्रांसलेट किया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ इंटरप्रेटर और असेंबलर के बारे में। जो इंटरप्रेटर है इसको जब एक दफ़ा कंप्लीट ट्रांसलेट कर लिया जाता है तो फिर इसका जो कोड हमारे पास आता है वो होता है ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड से जो हम ट्रांसलेट कर देते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट कोड। अब जब एक दफ़ा ट्रांसलेट हो गया तो इसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल की नई, एक ऑब्जेक्ट कोड की नई फाइल बन जाएगी और बार बार इसका ऑब्जेक्ट कोड वाली फाइल जो है वो नहीं बनेगी। किसकी भला? कंपाइलर की। कंपाइलर के ज़रिए अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, अगर हम इंटरप्रेटर के ज़रिए ट्रांसलेट करते हैं तो इंटरप्रेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि हर दफ़ा जिसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, हर दफ़ा लाइन बाय लाइन, इसकी कोई जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती। सोर्स कोड को हर दफ़ा ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंटरप्रेटर के अंदर। तो दूसरी जो पैराग्राफ के अंदर देखें, द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ द कंपाइलर इज एरर इज फाउंड ऑन इमीडिएटली एरर तो फाइंड कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि एरर के लिखने के दौरान ही जो सारे एरर्स हैं वो ठीक होते जाते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर की ये बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अगर इसके दौरान एरर आता है, एरर को दुरुस्त करवा लेगा, लेकिन ये स्लो बहुत है। स्लो किस तरह से है कि हर लाइन एक दफ़ा एक लाइन पे रुकेगा, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट को और इसकी कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनी हुई। अगर इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनी होती ना तो फिर इसकी ट्रांसलेशन जो है वो बार बार अगर हम इसको ट्रांसलेट करते तो वो इसको ईजी हो जाना था। लेकिन मसला ये है कि ये उसकी निस्बत स्लो है। किसकी निस्बत? इंटरप्रेटर की निस्बत, सॉरी कंपाइलर की निस्बत इंटरप्रेटर जो है वो स्लो है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का अगर मुआवजा दोबारा से मैं कर दूं तो कंपाइलर जो है एक ऐसा ट्रांसलेटर है, एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि लैंग्वेज प्रोसेसर भी जिसको बोलते होते हैं, जो कि एज अ होल कोड को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। और दूसरा ये है कि जो इंटरप्रेटर है वो भी ट्रांसलेट करता है, बट ये लाइन बाय लाइन का ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर, और कंपाइलर क्या करता है एज अ होल लैंग्वेज को, पूरे कोड को जो है वो ट्रांसलेट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। चलें जी, ये दो हो गया। अब असेंबलर की तरफ ज़रा आएँ। असेंबलर क्या है? असेंबलर, आपने असेंबली लैंग्वेज का नाम सुना होगा। असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कोड जो है वो उसको भी ट्रांसलेट करना पड़ता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। हालांकि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है क्योंकि ये बाइनरी तो नहीं ना होती, तो कंप्यूटर तो बाइनरी पर समझता है। जिस मर्जी लैंग्वेज के अंदर कोड देखो, जितनी देर बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कोड नहीं होगा कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो असेंबलर क्या है? असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट्स द असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। सिंपल, असेंबली लैंग्वेज को जो ट्रांसलेटर होता है वो असेंबलर होता है। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आज हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। देखें जी, प्रोग्रामिंग ना डिफरेंट मेथड से की जाती होती है। अभी हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पे और सिंपल से प्रोग्राम बनाए, एडिशन का प्रोग्राम बनाए। एक बच्चे ने मुझे ना एक एडवांस में प्रोग्राम बना के दिया था, माशाल्लाह जिसको समझ आ रही है ना वो बनाता जाए, आगे चलता जाए। और अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही, कोई एरर आ रहा है तो आप मेरे साथ कम्युनिकेट करें, मैं आपको एरर से ही करवा दूँगा। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर से मुराद है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम को स्मॉलर मॉड्यूल्स में या सब प्रोग्राम्स में हम डिवाइड कर देते होते हैं। वो फिर हर एक प्रोग्राम जो हर एक टेक्निक, हर एक इंस्ट्रक्शन है, उसका कोई ख़ास मकसद होता है। जैसा कि एडिशन के लिए एक स्टेटमेंट लिखी थी कि ये एडिशन का काम सिर्फ करती है, और सब्ट्रैक्शन के लिए लिखी थी ये जस्ट सब्ट्रैक्शन का काम करती है। मतलब छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड बना देते थे जो कि जिनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, यहाँ आगे हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास चार किस्म के होते हैं। एक होता है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ अ सीक्वेंशियल? सीक्वेंशियल सीक्वेंस से निकला है। सीक्वेंस से मुराद है कि स्टेप बाय एक सीक्वेंस के साथ पहली स्टेटमेंट, फिर दूसरी स्टेटमेंट, फिर तीसरी स्टेटमेंट, फिर चौथी स्टेटमेंट, ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगी। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर जैसे यही होता है कि जो आप सीक्वेंस के साथ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते होते हैं कि लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को। अच्छा, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई थी थोड़ी सी।
अच्छा, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि जो लाइनें आपने जिस तरह से कोड लिखा है, ब्लॉक ऑफ कोड, जैसे कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट और इसके बाद मेन फंक्शन के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप आपने फंक्शन लिखे हैं, पहला फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, और स्टेप बाय स्टेप ये सारे फंक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे। इसको बोलते थे सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। अगर इसकी इंग्लिश पढ़ें, द सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर इज अ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर विच दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। जिस तरह प्रोग्राम के अंदर हम लिखते होते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से, तो उनको एग्जीक्यूट उसी तरह से एग्जीक्यूशन जो होती है इनकी होती है, और इसको हम बोलते थे सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। दूसरा होता है कंडीशनल स्ट्रक्चर, जो आज मैंने आपको प्रोग्राम करवाने थे, लेकिन मैं आपको ये कल कंडीशनल स्ट्रक्चर करवाऊंगा। सीक्वेंशियल अभी हमने जो मैंने आपको कोड करवाया है वो वैसे ही है, बिल्कुल सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है। उसके अंदर सीक्वेंस के साथ कोड जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, जिस कोड सीक्वेंस के साथ हमने कोड को लिखा उसी सीक्वेंस के साथ वो एग्जीक्यूट हो रहा है और उसका आउटपुट उसी तरह से आ रहा है। लेकिन कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। जैसा कि मैं कहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा है वो पास है, और जिनके 50 से कम है वो फेल है। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ गई कि पास और फेल, दरमियान में है बॉर्डर लाइन आ गई। अगर जिनके 50 से ज़्यादा वो इस साइड पे, जिनके 50 से कम है वो इस साइड पे, 50 या 50 से ज़्यादा वाले पास है, दूसरे फेल है। अगर तो वाकई मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो हम इस साइड पे चले जाएंगे कि ट्रू ये पास है। अगर 50 से कम है तो इस साइड पे चलेंगे फॉल्स, ये जो है वो कोड जो है सॉरी जो स्टेटमेंट है या जो आपकी कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे कंडीशंस लगाई जाती हैं ट्रू और फॉल्स की, तो उसको बोलते होते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्शन स्ट्रक्चर या कंडीशनल स्ट्रक्चर। अब देखें, सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर का सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी बोलते थे। सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट्स स्टेटमेंट, और यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, एक मिनट मैं मार्कर चूज़ कर रहा हूँ। जी, ये देखें, सेट ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। कंडीशन की बेस पे ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इन दिस स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट और द सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट और द सेट ऑफ स्टेटमेंट। एक मिनट, अच्छा जी, एग्जीक्यूट ऑन द पार्टिकुलर कंडीशन। एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन की बेस पे हम इसका मुआवजा करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं, तो वो ट्रू है या फॉल्स। अगर तो ट्रू है तो दैट्स वेरी गुड, अगर फॉल्स है तो भी गुड, क्योंकि हमने तो लिखना है, कोड लिखना है ना जस्ट, तो कोड लिखना है, आपने उस कंडीशन की बेस पे कोड लिखना होता है। अच्छा जी, आप अगर इसकी डायग्राम पे आएँ, देखिए हमारे पास यहाँ पे है डायमंड साइन। हम पहले डायमंड साइन पढ़ के आए हैं ना, ओके सॉरी, ओके। कंडीशन दरमियान में ट्रू और फॉल्स, डायमंड साइन के अंदर कंडीशन लिखा हुआ है, ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है। ट्रू है तो इधर और फॉल्स है तो इधर। प्रोग्राम एंड पे एंड ही होना है, चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स है, उन्होंने आगे आके एंड होना होता है प्रोग्राम में हमेशा। नीचे ये जो एरो साइंस आपको शो हो रहे हैं, ये एरो साइंस शो करवाते होते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, प्रोग्राम किधर से किधर को जा रहा है। दो कंडीशन होगी, पहली है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर और दूसरा है कंडीशनल स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस के साथ जो है हम इसको फॉलो करते होते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते होते हैं। दूसरा है कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये है कि हमारे पास कंडीशन होती है ट्रू और फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स कंडीशन को जो लेते हुए हम इसको एग्जीक्यूट करते होते हैं। तीसरा आइटरेटिव स्ट्रक्चर। आइटरेटिव से मुराद है बार बार काम करना है, आइटरेशंस के साथ काम करता है। अब देखें, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो बार बार होते रहें। जैसा कि मैं कहता हूं कि 100 दफ़ा मेरा नाम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए। अगर मेरा नाम 100 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं तो इसका मतलब है एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर नाम प्रिंट हो, आइटरेट दोबारा से करें, दूसरी दफ़ा नाम प्रिंट हो, तीसरी दफ़ा नाम प्रिंट हो, और होता जाए मेरा नाम प्रिंट। और कितनी दफ़ा हो? 100 दफ़ा हो। जब मैंने कंडीशन लगा दी यहाँ पे और मैंने उसको आइट्रेशन पे लगा दिया कि बार बार होता रहे, आइट्रेशन बार बार आइट्रेट होती रहे, बार बार चलती रहे, इसको हम लूपिंग स्ट्रक्चर भी बोलते होते हैं और आइट्रेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते होते हैं। तो आपने ये लाजमी रीड आउट कर लेना है। और लूपिंग स्ट्रक्चर भी बोलते होते हैं और आइट्रेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते होते हैं। लूपिंग से मुराद है लूप में चलना, चलते रहना, चला फिर चला उतनी देर चला जितनी देर डायमंड साइन के अंदर जो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जितनी देर कंडीशन ट्रू होती रहेगी डायमंड साइन के अंदर वो चलता रहेगा। इसको हम लूपिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। हमारे 3 स्ट्रक्चर हो गए। पहला स्ट्रक्चर था सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर था कंडीशनल स्ट्रक्चर और तीसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास आइटरेटिव स्ट्रक्चर और चौथा स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन कॉल है।
फंक्शन कॉल से क्या मुराद है? फंक्शन कॉल से मुराद ये है कि हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शंस बने होते हैं, उनमें से जिस फंक्शन की हमें ज़रूरत होती है हम उसको कॉल कर लेते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते होते हैं। देखें आपके डायग्राम के अंदर भी शो हो रहा है कि फंक्शन कॉल के अंदर ये होता है कि फंक्शन 1 2 3 4 5 जितने भी फंक्शंस होते हैं उनमें से जिस फंक्शन की ज़रूरत होगी हम उसको कॉल कर लेंगे, वो चल जाएगा, बाकी को इग्नोर कर देंगे। जैसे कि हमारे पास पूरा कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बना हुआ है, उस कैलकुलेटर के अंदर हम कहते हैं कि कैलकुलेटर के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, लेकिन हम कहते हैं कि प्रोग्राम इसके अंदर क्या करे कि जी सिर्फ एडिशन वाला कोड चल जाए और बाकी कोड ना चले। तो जब एडिशन वाला कोड चलेगा तो इसका मतलब है कि एडिशन जो है जस्ट एडिशन कर रहा है और बाकी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब बाकी फंक्शन को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इससे तो सिंपल ये हुआ कि जो फंक्शन कॉल होता है वो फंक्शन हमारे पास एक से ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ एक आध फंक्शन को जो कॉल करके वो चला लेते होते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो काम था इसका हमने कंपाइलर्स पढ़े, कंपाइलर इंटरप्रेटर समझ यानी कि प्रोग्राम ट्रांसलेटर्स पढ़े, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पढ़े, और उसके बाद हमने डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स पढ़े। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इसको लाजमी तौर पे तैयार करना है। अभी मैं आपको असाइनमेंट आज नहीं दे रहा और मैं कल आपको कुछ कोड करके दिखाऊंगा जिसके अंदर हमने किसके अंदर करना है कोड जी, कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर कंडीशन इफ़ एल्स को यूज़ करते हुए हम कोड करेंगे। सिंपल प्रोग्राम है। अब मैं आपको कुछ प्रोग्राम भी दिया करूँगा कि ये वाला प्रोग्राम करो, ये वाला प्रोग्राम, इस बुक में से मिलते जुलते प्रोग्राम मैं आपको दे दिया करूँगा, आप लोग किया करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ये बुक को लाजमी रीड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।